हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम कब लास्ट स्टेज आ गया है और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का 5 VVI समरी लेकर के आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट समरी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और 2024 में सिर्फ और सिर्फ आपको यही समरी करना है। इसके अलावे कोई समरी को आपको नहीं देखना है। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि यही समरी 2024 के बोर्ड में आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन सा समरी लेकर के आया हूं और 2024 में कौन कौन से जो समरी है जो इस बार आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो समरी है वो लेसन आप लोग पढ़े होंगे, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। ये जो कहानी था किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। जिनका जन्म कब हुआ था? जिनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। और उनकी डाइड यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1969 ईस्वी में, यानी 1969 में। चलिए हम लोग समरी देखते हैं। बहुत प्यारा सा समरी है और एकदम इजी लैंग्वेज में है। एक बार आप इसको देख करके जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है प्यारे बच्चों। द चैप्टर भारत इज माई होम has been written by Dr. Zakir Hussain, who is the third president of India। यानी द चैप्टर भारत इज माई होम, ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। आफ्टर कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ द सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधा कृष्णन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जब उनका पीरियड समाप्त हो गया, यानी दूसरे कार्यकाल में, यानी राष्ट्रपति के रूप में उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया, तब डॉक्टर जाकिर हुसैन को इनवाइट किया गया। क्या किया गया? इनवाइट किया गया प्यारे बच्चों, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, यानी किसके लिए? राष्ट्रपति के पद के लिए उनको क्या किया गया? तो उनको इनवाइट किया गया। गेटिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंसी ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार। और इससे पहले जब उनको इनवाइट किया गया, किस चीज के लिए? प्रेसिडेंसी के लिए, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए। तो इससे पहले वो क्या थे? तो वो गवर्नर थे। गवर्नर थे। कहां के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। In 1967, he was the governor of बिहार। यानी जब उनको थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में इनवाइट किया गया, इससे पहले वो क्या थे? बिहार के गवर्नर थे, यानी बिहार के वो क्या थे? राज्यपाल थे। In 1967 he took an oath as the third president of India and delivered a speech addressing the people of India। यानी 1967 ईस्वी में जब वो क्या किए भाई? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या किए? शपथ ग्रहण कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने एक स्पीच डिलीवर्ड किया। क्या डिलीवर्ड किया? स्पीच डिलीवर्ड किया। और उस स्पीच में भारतीय लोगों को क्या किए? वो संबोधित किए। ही सेज दैट ही विल मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वे कहते हैं कि मैं नियम को क्या करूंगा? पालन करूंगा। और पीस एंड हार्मनी, यूनिटी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द कंट्री, सो दैट इंडियंस में कंप्लीट दियर ड्रीम इन गॉड
गुड इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि मैं ऐसा वातावरण रखूंगा, इतना शांति मैं बना करके रखूंगा कि जो भी भारत के लोग हैं वो एकता में रहेंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखेंगे। इसलिए क्यों? ताकि जो भारत के लोग हैं ना वो क्या करे भाई, तो अपने अच्छे वातावरण में अपने सपने को क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। He says that he will provide many facility for the welfare of Indians। वे कहते हैं कि मैं भारतीयों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करूंगा। He addresses that भारत is home। और वो अंत में बताते हैं कि भारत जो है वो क्या है, घर है। एंड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आर द मेंबर ऑफ हिज होम। और कहते हैं कि जो भारत के जो लोग हैं ना वो क्या हैं भाई, वो सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं भाई? तो भारत के सदस्य, यानी कि घर के सदस्य हैं। यानी कि भारत जो है वो घर है और पूरा उसका मेंबर कौन है भाई, परिवार के रूप में कौन है, तो वो इंडियन है। सो ही विल हेल्प देम डे एंड नाइट। इसलिए मैं उन लोगों का हमेशा क्या करूंगा, दिन और रात उनकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। किनकी? तो भारतीयों का। He says that he will complete the अनकम्प्लीटेड वर्क ऑफ द सेकेंड प्रेसिडेंट। वे बताते हैं कि देखिए जो दूसरे राष्ट्रपति जी का जो काम अधूरा रह गया है ना, वो वर्क को मैं क्या करूंगा भाई, पूरा करूंगा। हु ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और मैं जो कार्य करूंगा वो किस क्षेत्र में कार्य करूंगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, इसी से किसी भी देश का विस्तार का, विकास का क्या टिका हुआ होता है, नींव टिका हुआ रहता है। He says that he will provide many facility in the education। वे कहते हैं कि मैं बहुत सारी सुविधाएं एजुकेशन यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दूंगा। सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया में बी एजुकेटेड। इससे क्या होगा कि अधिकतर जो भारतीय लोग होंगे वो क्या होंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, यानी कि शिक्षित हो जाएंगे। एंड may understand the burning problems of the nation like unemployment, illiteracy, poverty and treatment। और जो भी समस्याएं होती हैं भारत में, वो सारी समस्याओं को वे लोग अच्छे से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। जैसे गरीबी को समझ पाएंगे, ठीक है ना, जैसे उनको कुछ इलाज चाहिए तो उनको वो समझ पाएंगे। ही अपील्स द पीपल ऑफ इंडिया टू स्टार्ट द बिजनेस वेयर सम इंडियंस में गेट जॉब एंड दे में लीड बेटर एंड मोर पीसफुल लाइफ। और वो कहते हैं कि इसलिए जो भारत के लोग होंगे वो क्या करेंगे भाई, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, जॉब में उनको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, यानी कि चांस मिलेगा। यानी वे लोग क्या करेंगे भाई, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। देयर बेटर एंड more peaceful life। again he says that their nation become very old। और वो अंत में कहते हैं, फिर से कहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत प्राचीन राष्ट्र है। क्या है? बहुत प्राचीन राष्ट्र है। एंड इट वाज सफरिंग फ्रॉम मैनी प्रॉब्लम्स। और हमारा जो राष्ट्र है यानी कि जो हमारा देश है वो बहुत सारी समस्याओं से क्या है, ग्रसित है। बट नो इट इज द ड्यूटी ऑफ यूथ। लेकिन हम लोगों का, यंग लोगों का, यानी हम लोगों का ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है भाई? यूथ टू चेंज देयर
नेशन इनटू अ यंग स्टेट वेयर पीपल कैन लिव पीसफुली। यानी हम लोगों को ऐसा बदलाव लाना है ताकि हमारे देश के जो लोग हैं अपना जीवन को क्या कर सके भाई, खुशी पूर्वक और शांति पूर्वक क्या कर सके, जी सके। एंड दे में बी प्राउड ऑफ दियर नेशन, और अपने देश पर हम लोगों को क्या हो जाए, गर्व हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि हम लोगों को क्या करना है, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, हम लोगों के एज को क्या करना है, इन्हीं एज के बच्चों को अपने देश के लिए कुछ करने का क्या करना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, जुनून रखना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट समरी था, इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। कहीं ना कहीं यही समरी इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट समरी की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम लोग सेकंड समरी देखेंगे। तो सेकंड समरी हम लोग कौन सा लेसन का देखेंगे, तो अ पिंच ऑफ स्नफ का देखेंगे। किसका देखेंगे, अ पिंच ऑफ स्नफ का देखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक नॉलेज के लिए पढ़ना है और एक एग्जाम के लिए पढ़ना है। यानी इस बार जो आपको 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं 5 समरी सेलेक्ट करके लाया हूं, और यही समरी 2024 के बोर्ड में पूछने वाले हैं। 5 समरी आप याद कर लोगे, एक भी समरी आपका नहीं छूटेगा, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी देखते हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ यानी इसका मतलब क्या होता था, चुटकी भर नस्वार। और ये जो समरी है किसके द्वारा लिखा गया था, ये जो लेसन है मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, मनोहर मलगोंकर के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था, 1913 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ था, 2010 ईस्वी में। चलिए देखिए समरी देखते हैं इसका। द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ has been written by one of the Indian short story writer मनोहर मलगोंकर। यानी ये अ पिंच ऑफ स्नफ जो लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानी के लेखकार थे, मनोहर मलगोंकर के द्वारा लिखा गया। इट सीम टू बी अ रियल स्टोरी बिकॉज द राइटर हिमसेल्फ एक्ट्स इन दिस चैप्टर एज अंडर सेक्रेटरी, ही वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ द अफेयर मिनिस्टर। यह जो है ये एक सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, क्योंकि राइटर जो है, लेखक जो है, खुद इस कहानी में है और अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं। ही वर्क्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर मिनिस्टर, जो अफेयर मिनिस्टर के मंत्रालय में क्या करते हैं भाई, वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। द हीरो ऑफ दिस स्टोरी इज नानू काका हु इज मैटरनल अंकल ऑफ हिम। इस जो कहानी के जो हीरो हैं वो कौन है, नानू काका हैं। और नानू काका कौन है, तो जो राइटर हैं मनोहर मलगोंकर, उनके मैटरनल अंकल हैं, यानी कि मामा जी हैं। Once Nanu Kaka comes to Manohar's house because he wants to meet the minister. एक बार नानू काका जो हैं वो किसके घर आते हैं, तो किनके घर आते हैं, तो मनोहर के घर आते हैं, अपने भांजे के घर आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि उनको मिनिस्टर से क्या करना है भाई, मिलना है। Both of them are going towards the market. Meanwhile, Manohar seems as a friend Rati Ram who works in the same department. जब वो मार्केट गए यानी बाजार जा रहे थे तो कौन मिल गए भाई, वहां मिल गए उनके दोस्त, जिनका नाम क्या था, रति राम था। और सेम डिपार्टमेंट में जहां मनोहर जी काम करते थे वहां रति राम भी क्या करते थे, काम करते थे। नानू काका वांट्स टू know about him, therefore he goes to house so that he may talk to his father Sohanlal Ratiram who was the boss of landlords in Delhi। देखिए नानू काका जो हैं वो जाते हैं और किन से मिलना चाहते हैं भाई, तो वो सोहनलाल रतिराम से मिलना चाहते हैं। सोहनलाल रतिराम कौन थे, तो ये जो सोहनलाल रतिराम है वो रतिराम के पिताजी थे।
किनके पिताजी? रतिराम के पिताजी थे। हु वाज द बॉस ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन दिल्ली, यानी जो एक कोई पार्टी के वो क्या थे, वहां के अध्यक्ष थे वो। Later on, Nanu Kaka goes to the minister department, but nobody tells him the real information about the minister, and he is said to come back after 2 days. देखिए, जब वो मिनिस्टर से मिलने के लिए मंत्रालय में जाते हैं तो कोई भी उनका जो कर्मचारी होता है ना, वो सही से उनके बारे में बताता नहीं है। देखिए ऐसा ही होता है ना, हम लोग भी जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए तो सही से वर्क होता नहीं। अगर वो कर्मचारी वहां पे बैठा भी हुआ है तो लोग जो भी उनके और 4th ग्रेड के कर्मचारी है वो बोले कि नहीं साहब अभी नहीं है। तो वही मंत्री जी के जो कर्मचारी है वो भी यही काम करते हैं, यानी कि कह देते हैं कि यहाँ पे नहीं, बेचारे 2 घंटे वहां पे वेट करते हैं फिर भी उनसे मुलाकात नहीं होती है। तो फिर ये क्या करते हैं, लौट जाते हैं और 2 दिन के बाद पुनः जाते हैं। नानू काका मेक्स अ प्लान टू कॉल अ धोबी। नानू काका भी एक प्लान बनाना चाहते हैं, उस प्लान के हिसाब से किसको बुलाते हैं, धोबी को बुलाते हैं। लेटर ऑन ही गोज टू सिक्का ऑटो डीलर्स विच इज अ फॉरिजन कार एजेंसी। और उसके बाद वो कहां जाते हैं, तो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं, जो क्या रखता है, कार रखता है और फॉरिजन लोग को यानी विदेशी लोग को क्या करता है भाई, तो वो क्या करता है यानी कि देता है। क्या देता है वो, तो वो गाड़ी देता है, किराए पर देता है, भाड़े पर देता है। फॉरिजन कार एजेंसी जो भाई क्या करता है कि वो किराए पे कार देता है बच्चों। नेक्स्ट, ही स्टार्ट्स बोस्टिंग, he starts boasting before the manager. Meanwhile, the dhobi comes according to the previous plan and starts expressing as Nanu Kaka said to him. वो क्या करता है कि कहां जाता है भाई, तो वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाता है और वहां जाने के बाद वो क्या करता है कि खूब भांजने लगता है। भांजने लगता है मतलब समझ में आता है बच्चों, भांजने लगता है कहने का मतलब खूब बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है, खूब बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। और वो धोबी को बुलाया था और वही प्लान के अनुसार वो धोबी भी वहां पे क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है। द मैनेजर थिंक्स दैट नानू काका इज वेरी रिच मैन। देखिए मैनेजर जो था, जो सिक्का ऑटो डीलर्स का जो मैनेजर था, जो कार एजेंसी वाला था, वो सोचा कि नहीं भाई नानू काका जो है ना बहुत बड़े आदमी हैं, यानी बहुत अमीर आदमी हैं। ठीक है। देयरफॉर ही ऑफर्स हिम अ न्यू कार फॉर अ डे विदाउट टेकिंग मनी। इसलिए कुछ दिनों के लिए वो रेडी हो गया कि बिना पैसे के आपको हम क्या कर देंगे, कार दे देंगे। नेक्स्ट डे नानू काका बिकम्स रेडी टू गो टू द मिनिस्टर पुटिंग ऑन जोधपुर कुर्ता। देखिए अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन वो नानू काका जो है वो मिनिस्टर के घर जाने की तैयारी करते हैं। और कैसे भाई, तो जोधपुर कुर्ता पहनते हैं। जोधपुर कुर्ता क्या होता है, खूब लॉन्ग टाइप का होता है, ठीक है ना, जो आज हम लोग शादी में शेरवानी वगैरह पहनते हैं ना, तो उसी टाइप का क्या होता है, जोधपुर कुर्ता होता है। और पीला वाला पगड़ी क्या करते हैं लोग ऊपर में बांधते हैं, जो इस तरीके से ऐसे फेंके हुए रहता है ना। एक मूवी देखे होंगे भाई, क्या ना, हाँ दिल वाले, अजय देवगन का, ठीक है ना, उसमें वो दिखाया गया उस तरीके का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ टर्फ ऑफ पिंक कलर एंड ही सीम्स टू बी अ सॉथ प्रीस्ट एंड गोज देयर टू सीट अ बिग कार। उसके बाद वो क्या करते हैं कि एक कुर्ता पहन लेते हैं जो घुटने तक होता है, उसके बाद पिंक कलर का एक टोपी बांध लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि गाड़ी में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन मानो वो लगते कैसे हैं, तो वो लगते हैं सौथ प्रीस्ट, यानी सौथ का वो पुजारी के जैसे दिखते हैं। आफ्टर अराइविंग देयर, वहां पहुंचने के बाद ही एड्रेसेज हिमसेल्फ एज हेरेडिटरी priest of Nanur, therefore he is allowed to consult minister। और वहां जाने के बाद वो नैनूर के महाराज का क्या बताते हैं, पुजारी बताते हैं, इसलिए उनको मतलब कि मिनिस्टर से, मंत्री से मिलने का क्या करते हैं, वो आग्रह करते हैं, यानी कि परमिशन उनको क्या हो जाता है, मिल जाता है। ही कंप्लीट्स his unknown work and goes back to his native village। यानी इसके बाद वो मंत्री से जब मिल लेते हैं तो जो उनका अननोन वर्क होता है, यानी वर्क को इसमें काम क्या काम था इसका एक्सप्लेन इस कहानी में किया नहीं गया है, और वो अपने
पुराने जहां से वो आए थे, जिस गांव से आए थे, वहां पे वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी राइटर ही सेज दैट नानू काका's स्टाइल is an art which cannot be found to everybody। अंत में इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को लेखक बताना चाहते हैं कि ये जो कहानी में नानू काका जो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलना भी एक क्या है, कला होता है, जो सभी लोगों के पास मौजूद नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इस लेसन का भी समरी खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेसन का समरी करते हैं और वो भी क्या होगा, VVI हुई होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड समरी देखेंगे। तो थर्ड समरी है हमारा आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है, या मैं एक सपना रखता हूं, मेरा एक सपना है देखूं तुझे सपनों में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा एक सपना है, ये जो आई हैव अ ड्रीम जो लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जूनियर मार्टिन लूथर किंग। जूनियर मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ था, 1968 ईस्वी में। चलिए ध्यान दीजिएगा। द चैप्टर आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाई जूनियर मार्टिन लूथर किंग। देखिए जो चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। Who is a famous orator in America, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध ओरेटर थे। ओरेटर बोले तो वक्ता थे। दिस चैप्टर इज अ स्पीच डिलीवर्ड इन 1963 इन द कैपिटल ऑफ अमेरिका वाशिंगटन DC इन द लिंकन मेमोरियल हॉल। ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, वो एक स्पीच है, और यह स्पीच किसके द्वारा दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1963 ईस्वी में दिया गया था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दिया गया था, और वहां पे एक हॉल था, जिस हॉल का नाम था लिंकन मेमोरियल हॉल। The given chapter expresses the people of America are in two groups। ये जो चैप्टर है वो बताता है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो दो भागों में बटे हुए थे। क्यों भाई, द व्हाइट एंड द ब्लैक। एक गोरे लोगों का समूह था और दूसरा काले लोगों का समूह था। They are quarreling with the one another because of the matter of color and citizenship। देखिए वे लोग एक दूसरे से आपस में झगड़ रहे थे। कौन, गोरे लोग और काले लोग। क्यों भाई, आपस में इसलिए झगड़ रहे थे रंग भेद को लेकर के। The white says about themselves that they are real Americans, so all facilities should be for them, and black यानी negroes have come from other countries of the world। देखिए गोरे लोगों का कहना था कि अमेरिका हमारा है, इसलिए अमेरिका में जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी वो सिर्फ हम लोगों को प्राप्त होगा, आप लोगों को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। क्यों भाई, क्योंकि जो काले लोग हैं उनको तुम लोग जो है, काले लोगों को कह रहे थे गोरे लोग कि तुम लोग दूसरे कंट्री से आए हो, सो दे शुड गो बैक। नो बट द ब्लैक से दैट are also the citizens of America, so they will not go anywhere। लेकिन काले लोगों का कहना था कि नहीं, मैं भी अमेरिका का ही नागरिक हूं, इसलिए मैं इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। will not go anywhere। the black are struggling। तो काले लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। क्यों, फॉर दियर राइट एंड दैग्रोज सेलेक्ट दियर लीडर। इसलिए अपने अधिकार को पाने के लिए वे लोग क्या किए, काले लोग क्या किए, एक नेता सेलेक्ट किए। कौन, किनको सेलेक्ट किए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। जूनियर बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक और नाम होगा तो वो सीनियर हो जाएंगे। ही सेज दैट दे विल हैव टू स्ट्रगल कॉन्टिन्यूअसली। वे कहते हैं कि संघर्ष क्या कीजिए, कॉन्टिन्यूअस कीजिए, यानी लगातार कीजिए। आप लोग भी बच्चे संघर्ष
कॉन्टिन्यूअस रखिए। लगातार आप क्या पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, क्या लोग कह रहे हैं, सारी बातों को छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप तैयारी करके बोर्ड में जाइए। पक्का मैं बता रहा हूं कि जितना आप सोच के रखे होंगे उससे आपका ज्यादा ही मार्क्स आएगा, कम नहीं आएगा प्यारे बच्चों। कॉन्टिन्यूअसली नॉट फॉर themselves but for their ascensor and coming generation, so that there may be good environment of the brotherhood। वे बताते हैं कि आप लोग संघर्ष कीजिए। अगर आप लोग संघर्ष कीजिएगा तो आने वाला जो हम लोगों का जनरेशन होगा वो क्या करेगा, भाईचारे के साथ जीवन यापन करेगा। यानी हम ही लोग को न कष्ट करना होगा, तो हम लोग कष्ट कर सकते हैं और आगे आने वाला जो जनरेशन होगा वो भाईचारे के साथ रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग भी क्या कीजिए, कष्ट कीजिए, यानी अभी पढ़ाई कीजिए। अभी मात्र अगर अभी आप 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हो ना, तो अगर आप यहां से 2-3 साल अगर मेहनत कर देते हो प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा कम दिमाग का भी लड़का है, थोड़ा सा लगता है कि नहीं मेरे लिए पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, तो अगर 4 साल अगर आप मेहनत कर देते हो, 3 साल भी मेहनत कर देते हो, तो आगे 30 साल आपका आराम से बीतेगा। यानी बहुत आलीशान जिंदगी बिताओगे 30 साल। तो ये आपको सोचना है बच्चों कि 3 साल मेहनत करना है या 30 साल मेहनत करना है, नहीं तो बाबू ईटा ढोते जिंदगी चल जातो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सो दैट देयर मे बी after 100 years the number of Negroes will not be found in America, some of them will found in cave। यानी वो बताते हैं कि देखिए अगर संघर्ष नहीं करोगे, ठीक है, तो आगे आने वाला जो समय होगा उस समय में जो नेग्रोज लोग होंगे, जो काले लोग होंगे, वो अमेरिका में नहीं रह पाओगे। सब कहां पाओगे, सबको गुफाओं में पाओगे, जंगल इलाकों में पाओगे। यानी जो रियल सुख सुविधा है वो काले लोगों को नहीं मिल पाएगा। और इन अ फॉरेस्ट काउंटिंग दियर लास्ट जर्नी ऑफ लाइफ, यानी कि और हम लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग लास्ट वाले समय में क्या करेंगे, यानी अंतिम समय जो होगा, क्या होगा, जो अंतिम समय होगा, यानी अंतिम समय में हम लोग क्या करते रहेंगे, अपने जीवन का अंतिम क्षण जीते रहेंगे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट थोड़ा आप कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। Some of them will be found in a cave forest counting their last journey of life. The Negroes want to get their right to elect leaders। इसलिए नेग्रोस को यानी काले लोगों को क्या चाहिए, एक नेता चुनना चाहिए। क्या चाहिए, नेता चुनना चाहिए। टू सेटल एनीवेयर, टू स्टार्ट एनी business and keep their opinion in America as the white are doing there। इसलिए एक नेता चुन करके हम लोगों को अपनी बातों को गोरे लोगों के सामने रखना चाहिए कि नहीं, जिस तरीके से गोरे लोग जिंदगी यापन कर रहे हैं हम लोग नेग्रोज भी उसी तरीके से जीवन यापन करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं भी अमेरिका का ही निवासी हूं। द राइटर बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, so he says the Negroes to follow the principles of non-violence to get their rights। देखिए जो इनके नेता थे वो खुद नॉन वायलेंस को क्या करते थे भाई, मानते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, तो ये अहिंसा को मानते थे, यानी हिंसा नहीं करना चाहते थे, मार धाड़ एक्शन से भरपूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए इनका कहना था कि देखिए हम लोग अहिंसा से, बिना हिंसा किए, बिना सरकार को क्षति पहुंचाए हम लोग क्या करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे। इसीलिए उनके साथ जो भी लोग रहते थे ना वो सब अहिंसा के ही क्या थे भाई, पुजारी थे। ही फॉरबिड्स देम टू अप्लाई फिजिकल पावर एंड टू डैमेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेशन। इसलिए वो बताते थे कि भाई हम लोगों को अपना फिजिकल पावर यानी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा मेरे भाई कि जो भी
अगर हम लोग भौतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो सरकारी जो भी डिपार्टमेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, क्षति उत्पन्न होगा। जो भी सरकारी भाई फ्लैट वगैरह हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है ना, विद्यालय हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे तोड़फोड़ करते हैं, तो वहां पे करना नहीं है। ही सेज टू देम that their first work should be completing the dream of their ascensor and leaders। इसीलिए वे कहते हैं कि हम लोगों का पहला वर्क यही है, पहला काम यही है कि जो हमारे पूर्वज का सपना था उस सपना को क्या कर सके, हम लोग साकार कर सके। इसीलिए बच्चों इस लेसन का नाम रखा गया आई हैव अ ड्रीम। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं इसमें ना 3 ही समरी को कवर कर पाया क्योंकि वीडियो बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो 2 समरी बच गया है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा वो भी बच्चे देख लेंगे और उनका भी समरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उनका भी 5 मार्क्स आ जाएगा प्यारे बच्चों।